backward constituency in Maharashtra. How did you reach the voters there, since demography plays a very significant role and Amin Patel? You know, I have never played divisive politics. I've tried to take everyone along in every sense. But having said that, there are certain parties that only appease vote banks and play pseudo-secular politics. I think we need to move beyond that. The time has come to only talk about development, and the younger generation understands that. The women have been so inspired by the Chief Minister's Ladki Behan Yojana and the kind of applause that women have. जो में बनने जा रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में, उनके विजन में महाराष्ट्र और झारखंड राहुल गांधी की कम्युनल पॉलिटिक्स, राहुल गांधी की बांटने वाली राजनीति को नकारेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक है तो सेफ है नारे के साथ में महाराष्ट्र और झारखंड है, लाडकी बहना के साथ में महाराष्ट्र है, घुसपैठियों के खिलाफ झारखंड है, और महिला मतदाता जो काफ़ी भारी संख्या में वोट करने निकली हैं, ये महिला मतदाता महाराष्ट्र और झारखंड का भाग्य तय करेगी। जैसे हरियाणा ने कांग्रेस पार्टी की झूठ की दुकान को एक्सपोज किया, वैसे ही महाराष्ट्र और झारखंड लोगों ने विश्वास जताया है। हम प्रचार के समय बहुत बड़ा उम्दा प्रतिशत जो है आपको मिला, उसका मतों में रूपांतर हुआ होगा, ऐसा लग रहा है आपको? मुझे लगता है कि मत जरूर मिलेंगे। लोगों को पता है कि मैं सच्चाई के साथ काम करना चाहती हूं, और जो काम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने किया उसका लाभ फायदा जरूर है। लेकिन जनता जानती है कि जब 15 साल आपने एक नेता को मौका दिया, जहां एक क्लस्टर रीडेवलपमेंट नहीं, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं, एक स्कूल नहीं, एक अस्पताल नहीं, बेसिक अमेनिटीज नहीं, अभी भी इतनी समस्या, लोग त्रस्त हैं पानी और बिजली को लेके, और मुंबा देवी सबसे पिछड़ा कंस्टिट्यूएंसी है, तो मैं मानती हूँ लोग मुझे जरूर चुनेंगे। Do you think लोकसभा इलेक्शन? तो शायना एनसी को आप सुन रहे थे, उन्होंने अपनी जीत का दावा किया है अपनी सीट से, और तमाम तरीके के अलग अलग समीकरण यहां पर शायना एनसी बताती हुई नजर आ रही है। लेकिन थोड़ी देर बाद झारखंड विधानसभा चुनाव की मतगणना शुरू हो जाएगी, तस्वीर साफ होने लगी, और उससे पहले एक काउंटिंग सेंटर का जायजा लिया भारत एक्सप्रेस संवाददाता मधुकर आनंद ने। झारखंड में मतगणना को लेकर सारी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली जा चुकी हैं, और मैं रांची में हूं, रांची के पंडरा कृषि बाजार समिति में, जहां रांची जिले की सभी ईवीएम मशीनें रखी हुई हैं और पूरी सुरक्षा व्यवस्था में रखी हुई हैं। और जैसा कि साफ तौर पर देख सकते हैं कि इन जो तमाड़ का इलाका है या फिर हटिया का इलाका है, तमाम जगह के कमरे दिखाए जा रहे हैं और हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। तमाम पोलिंग एजेंट जो है उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। और धर्मेंद्र, आप दिखाइए कि किस तरह से, देखिए ये तमाड़ विधानसभा क्षेत्र का है, वजगृह संख्या 23। इसी तरह से इधर अगर आइए तो कांके, उसके बाद हटिया और रांची, ये तमाम खिजरी, मांडर, जो फिर कांके सिल्ली, ये सिल्ली से सुदेश महतो चुनाव लड़ रहे हैं, रांची से महुआ मांझी सांसद हैं, राज्यसभा की जेएमएम से वो हैं, और सीपी सिंह उनके सामने हैं। हटिया और तमाम जो कमरे हैं, उन कमरों की सीसीटीवी फुटेज जो है यहाँ दिखाई जा रही है। और जैसे ही मतगणना शुरू होगी तो मतगणना शुरू होने के साथ ये मीडिया कोषांग का एरिया है, और मीडिया कोषांग में एक एक कमरे में हो रही गतिविधि का पता चलता रहेगा, और कुछ देर में मतगणना का काम जो है वो शुरू होगा। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की बात होगी, और देखिए सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, मीडिया कोषांग में भी सुरक्षा कर्मी हैं। और अब बाहर की तस्वीर जो है वो धर्मेंद्र दिखाएंगे कि किस तरह से साफ तौर पर देख सकते हैं, ये जो टेंट लगा हुआ हिस्सा देख रहे हैं, इसी के बगल में यही सब मतदान केंद्र है, और इसी में ईवीएम मशीनें रखी हुई हैं। और जैसे ही सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी, और पोस्टल बैलेट के बाद धीरे धीरे जो है ईवीएम मशीन 8 बजे से ईवीएम मशीन अपना परिणाम देना शुरू कर देगा। तो कुल मिला जुला करके सुरक्षा के 3 स्तरीय व्यवस्था सुरक्षा की गई है। सबसे पहले जिला पुलिस के जवान हैं, उसके बाद फिर झारखंड सशस्त्र पुलिस के जवान हैं, और सबसे अंत में जो केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान हैं वो लगातार चेक करके एक एक लेकर के नीचे तक
वे आम लोग उससे परेशान थे, तबाह थे। कानून व्यवस्था भी बिगड़ा हुआ था, डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा था। और फिर बांग्लादेशी घुसपैठी है, क्योंकि हेमंत सरकार उनको यहाँ बसा रहे थे। उनका राशन कार्ड बनाना, उनका आधार कार्ड बनाना, उनको वोटर से जोड़ना, उनके नाम से ज़मीन जायदाद करना, तो स्वाभाविक है कि वो सारे लोग, पब्लिक नाराज थे उससे, और उसके कारण से एनडीए गठबंधन को लोगों ने वोट किया है। अगर डिवीजन करें सर, संथाल परगना में, कोल्हान परगना में, इन सब में कितने सीट पाने को? नहीं, मैं इस प्रकार की डिवीजन नहीं करता हूँ, कि जो कि हर प्रमंडल में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को वोट भी मिला है और जीत भी रहे हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि हम लोग आगामी मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहे हैं? देखिए, मैंने कहा बार बार कि भाई आप और इंतजार करिए, आज शाम तक सारे रिजल्ट आ जाएंगे और विधायक दल बैठेगी और इसके बाद अपने नेता का चयन करेंगे और आप सब लोगों को बुला करके हम बता देंगे। और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के परिणाम को बेहतर तरीके से जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि ये परिणाम किसके फेवर में आ सकते हैं। संकेत अलग अलग तरीके से लोग दे रहे हैं, लेकिन हमारे संवाददाता रजनीश हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से रजनीश का रुख करेंगे। रजनीश, उत्तर प्रदेश की जो 9 सीटें हैं उन पर इसीलिए बहुत ज़्यादा नज़र है क्योंकि लोकसभा के चुनाव नतीजे आपने देखे, समाजवादी पार्टी ने कमाल कर दिया। लेकिन जो ये विधानसभा के उपचुनाव हैं, क्या अगर समाजवादी पार्टी के फेवर में रहते हैं, कुछ सीटें नेट टू नेट फाइट बताई जा रही हैं, तो तमाम ऐसी सीटें भी हैं जहां पर समीकरण भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है। देखिए, अभी शुरुआती रुझान आना शुरू होंगे, पोस्टल बैलेट्स की गिनती होगी और सही मायने में मैं मानती हूं कि पिक्चर 11-12 बजे के आसपास करीब होगी। पर यह बहुत स्पष्ट है कि महाराष्ट्र की जनता महाविकास अघाड़ी को विजयी बनाएगी और हमें एक सिंपल मेजॉरिटी से हमें सरकार बनाने का फिर से मौका मिलेगा। जिस तरीके से 2.5 साल में महाराष्ट्र ने भ्रष्टाचार देखा, महाराष्ट्र ने लूट देखी, महाराष्ट्र ने महिलाओं पे बढ़ता जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको देखा, किसानों को त्रस्त होते हुए देखा, युवाओं को बेरोजगार देखा, इंडस्ट्रीज को महाराष्ट्र से बाहर जाते हुए देखा, और जिस तरीके से दिल्ली सरकार पूरे महाराष्ट्र सरकार को चलाने की कोशिश कर रही थी, वो भी महाराष्ट्र ने देखा है। तो जीत हमारी होगी और मैं मानती हूं कि जैसे जैसे चुनावी नतीजे सामने आएंगे हम सब सेलिब्रेट करेंगे। प्रियंका चतुर्वेदी को आप सुन रहे थे, शिवसेना उद्धव गुट की नेता। उनका साफ तौर पर ये मानना है कि महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने जा रही है और चुनाव नतीजे हमारे फेवर में होंगे, हम सेलिब्रेट करेंगे। झारखंड एक तरफ बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान, तो दूसरे तरफ हेमंत सोरेन के अलावा तमाम इंडिया गठबंधन के नेताओं ने पूरे तरीके से मोर्चा संभाले रखा। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार अगर झारखंड में हेमंत सोरेन ने जिस तरीके की मेहनत की, अगर नतीजे उनके फेवर में जाते हैं, तो क्या ये हेमंत सोरेन की खुद निजी मेहनत इसे माना जाए? भारतीय जनता पार्टी अगर यहाँ पर सरकार बनाती हुई नजर आती है, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर लोग उनकी योजनाओं से सीधे तौर पर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं? हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर संजय जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत स्वागत सर आपका। और पहला सवाल मैं यही लूँगा कि झारखंड और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में आपने चुनाव को देखा, बहुत करीब से देखा सर, लेकिन संजय जी आज अगर नतीजे बहुत कुछ इंडिया गठबंधन, एमवीए या भारतीय जनता पार्टी एक तरफा अगर बीजेपी के फेवर में गए, तो ये क्या माना जाए? अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू चल रहा है 2014 के बाद, क्योंकि तस्वीर वही बनेगी, वही लोग कहेंगे कि एक ही नेता है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर बीजेपी के फेवर में दोनों राज्यों के नतीजे जाते हैं तो। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो एक स्थापित नेता हैं, इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा, और उन्होंने एक भरोसा दिलाया है जी कि अगर भारतीय जनता पार्टी उस राज्य में चुनाव जीतती है तो उसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। तो प्रधानमंत्री की स्वीकारिता, उनके एक्सेप्टेंस को लेकर के तो कहीं कोई डाउट नहीं है, कोई डिबेट नहीं।
रह गई बात कि इसके साथ साथ उन्होंने जो वेलफेयर स्कीम, जो जिस तरह से, चाहे वो झारखंड हो चाहे महाराष्ट्र में तो इनकी सरकार ही थी, तो जिस तरह से इन्होंने योजनाओं को लेकर के, ठीक है विपक्ष अपने सवाल रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि विपक्ष की एकजुटता या विपक्ष का कोई धारदार आंदोलन या कोई ऐसे बिंदु पर इनको घेरी और ये हमेशा बैकफुट पर रहे। अगर वैसा रहता तो शायद जनता कनेक्ट नहीं होती। झारखंड की वही स्थिति है। झारखंड में भी जो जिस तरह से इन्होंने मुद्दे उठाए, वो रोटी बेटी माटी का मुद्दा उठाया, आदिवासी अस्मिता का मामला उठाया, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, पेपर लीक का, बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उसके पहले पेपर लीक हो जा रहे हैं, तो एक बेरोजगारी तो एक बड़ा सवाल है। मुद्दों के करके भारतीय जनता पार्टी ने घेरा और सांगठनिक धार जो बीजेपी की है, ठीक है वो कहते हैं ना कि ये हर दिन और हर महीने ये चुनावी मोड में रहते हैं, बिल्कुल। तो कार्यकर्ताओं को एक टास्क दिया कि जब तक आप लोगों से कनेक्ट नहीं करेंगे, उनकी पीड़ा नहीं सुनेंगे, उनकी समस्या नहीं सुनेंगे और अगर उनकी भावना के साथ आप जुड़े नहीं रहेंगे तो शायद सत्ता में आप रहें या सत्ता में आपको लोग नहीं रहने दें, दोनों में दूरी बनती चली जाए। नरेंद्र मोदी वही करते कि हर चुनाव को फ्रंट फुट पर आकर के, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो या झारखंड का चुनाव हो या बाई इलेक्शन हो, हर जगह वो फ्रंट फुट पर आकर के चीजों को ये करते हैं, देखते हैं। उम्मीद है, लगता है ऐसा कि प्रधानमंत्री जी ने जो कोशिश की अपने तरीके से ये करने का, चाहे वो महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, और जिस तरह से इन्होंने कार्यकर्ताओं से लेकर के और बड़े जो कद्दावर नेता है उनको उन्होंने जिम्मेवारी दी, टास्क दिया कि आप जरा देखिए चीजों को। झारखंड में इनकी सरकार नहीं थी, उन्होंने कहा कि जो सवाल है इन्फिल्ट्रेशन के, जो सवाल है, जो सवाल रोटी बेटी माटी का सवाल है, जो अस्मिता का सवाल है, जरा सा देखिए तो कि वहां चीजें किस रूप में आ रही हैं और सत्ता क्यों नहीं उसको सॉल्व कर पा रही है। और एक भ्रष्टाचार, परिवारवाद, इन सारे सवालों को लेकर के जिस तरह से बीजेपी ने घेरा है सरकार को झारखंड में, और महाराष्ट्र में जो इनकी सरकार थी, लगा शुरू में कि शायद इनके विपक्ष जो है इनको घेर पाएगी, लेकिन आपस में ही इन लोगों का कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाया, तो स्वाभाविक है कि इसका फायदे तो बीजेपी को मिलते हुए दिख रहा है। अब क्या 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी, अब तो हम लोग रुझानों पर बात करेंगे। बिल्कुल, रुझानों पर हम लोग बात करेंगे और रुझान जैसे ही नतीजों में तब्दील होंगे उसके बाद तस्वीर साफ होने लगेगी दोनों राज्यों की। ये बस 1 घंटे बाद आप इस तस्वीर को समझाने का हम आपको प्रयास करेंगे कि दोनों राज्यों में आखिरकार कौन सी सरकार नए तरीके से नजर आएगी। झारखंड और महाराष्ट्र दोनों राज्यों के चुनाव परिणाम 8 बजे से तस्वीर वो शुरू होगी जब पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, उनका हम रुख करेंगे और इसी के साथ हमारे साथ एक खास मेहमान डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अपना पक्ष रख रहे हैं और इसी के साथ रजनीश पांडे का रुख करेंगे हम। रजनीश, उत्तर प्रदेश के लिहाज से वो कौन से मुद्दे तो बहुत दूर हैं, विचारधारा के आधार पर ही चुनाव है और लोकल जो तमाम ऐसे मुद्दे हैं विधानसभा लेवल तक, उन पर ही चुनाव नतीजे सिर्फ और सिर्फ ये आधारित होंगे जो हम 8 बजे के बाद देख पाएंगे। देखिए सूर्या, स्थानीय मुद्दा और जाति समीकरण सबसे बड़ा मुद्दा होता है असेंबली के चुनाव में। खासकर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, पूरे हम हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे, अपना अपना अलग अलग इशू होगा। जो यहाँ दोनों दल कैंडिडेट उतारे उसमें जातीय संतुलन का पूरा ख्याल रखा गया है। समाजवादी पार्टी का जो नारा था कि पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, उसके हिसाब से वो कैंडिडेट उतारे और भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विश्वास को लेके, हालांकि कहीं इनका एक चर्चा थी कि कुंदरकी सीट पे किसी अल्पसंख्यक को कैंडिडेट लोग बना सकते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे पुराने कैंडिडेट जो पिछले 2022 के असेंबली के चुनाव में हारे थे उन्हीं को दोबारा भरोसा जताया, उन्हीं को रिपीट की। यहाँ जो स्थानीय मुद्दा है, स्थानीय मुद्दा से सबसे बड़ी बात है कि जैसे कि केएम शर्मा पहले बता रहे थे कि सबसे बड़ी बात होता है कि लोकल, स्थानीय के बाद भी और ढेर सारे मुद्दे होते हैं। और चूंकि लोकसभा चुनाव गए 6 महीने हो गए, 6 महीना से अधिक वक्त हुआ, लेकिन
कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के वर्करों ठीक का है। टेम्पो हाई है और सूर्या बिल्कुल कार्यकर्ता बहुत ज्यादा जोश में है, लेकिन ये जोश क्या नतीजों में हम देख पाएंगे? खासकर जनता जनार्दन आखिरकार समाजवादी पार्टी के तमाम वादे दावों पर मोहर लगाती है, इसके लिए इंतजार। मधुकर, क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं वहां पर? पहले हमारे दर्शकों को तस्वीर दिखाइए मतगणना स्थल की कि आखिरकार कितनी बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती है, और उसके बाद मैं आपसे सवाल लूंगा। जी सूर्या, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूं मतगणना स्थल को। ये जो त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था जो कल से ही हम बताते चले आ रहे हैं, धर्मेंद्र आप दिखाइए। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये पहली सुरक्षा व्यवस्था, मतलब सबसे नज़दीक जो स्ट्रांग रूम के है वो सुरक्षा व्यवस्था। और आप देख सकते हैं कि तमाम पार्टियों के एजेंट हों या फिर मतदान कर्मी हों, सभी लोगों की बहुत सख्त जांच की जा रही है। और ये जांच तब की जा रही है जब पहले से 2 गेट पर जांच हो चुकी है। तो इसको देख करके लगातार अनाउंस किया जा रहा है। मतदान में लगे हुए कर्मचारियों का जो सुबह का नाश्ता है वो हो चुका है। अनाउंसमेंट बार बार हो रहा है कि आप लोग, और लगातार देखिए मांडर विधानसभा और तमाम विधानसभाओं की कुछ कागजें होंगी, कुछ रजिस्टर होंगे, कुछ अभिकर्ता लोगों के काम में आने वाली चीज़ें होंगी। वो तमाम चीज़ें जो है वो लेकर के लोग जा रहे हैं। और साफ तौर पर देख सकते हैं कि सारे आंकड़ा डाटा जो है वो तमाम जो चुनाव आयोग उपलब्ध कराता है वो इन बक्सों में कहीं ना कहीं कैद रहता है। ईवीएम में सिर्फ किसने किसको वोट डाला ये मिलता है, बाकी जो कागजी आंकड़े हैं उनको, बिल्कुल कागजी आंकड़ों को लेकर भी तमाम तरीके की तैयारियां हम देख पा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच थोड़ी देर बाद, बस महज आधे घंटे के आसपास का वो समय है जब पोस्टल बैलेट की गिनती के साथ पहली तस्वीर साफ होगी कि आखिरकार कौन से राज्य में किस पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीर के लिए थोड़ा सा इंतजार। रजनीश का एक बार फिर से रुक करेंगे। रजनीश, अपनी बात पूरी करिएगा। और एक सवाल मैं आपसे और लूंगा, अखिलेश यादव जिस बात का जिक्र यहां पर कर रहे थे, स्थानीय मुद्दे, और भारतीय जनता पार्टी को लोग अब भूलने लगे हैं, बीजेपी से लोग दूरी बनाने लगे हैं, बटेंगे कटेंगे नारे का क्या इफेक्ट उपचुनाव में भी नजर आ सकता है नतीजों में? देखिए, अब जब तक सियासी नारे अब सूर्या गढ़े नहीं जाएंगे तब तक न वर्करों में जोश आएगा, न जो जमीनी वोटर है उनमें जोश आएगा। कहीं ना कहीं कटेंगे तो बटेंगे वाले नारे का स्थानीय चर्चा रहा, लगातार लोग चर्चा कर रहे थे। उसके बाद लगातार समाजवादी पार्टी का पोस्टर वार चल रहा था। कहीं ना कहीं ये 9 सीटों पे भले ही उपचुनाव हो रहा था, लोगों को पता था कि इस 9 सीटों से सरकार के सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, जैसे कि मैंने सूर्या पहले ही बताया। लेकिन 2027 में एक लंबा वक्त है और उत्तर प्रदेश की सियासत ऐसी रही है कि लगता है कि 6 महीने में सरकार वापस चली जाएगी और सरकार किसी और की हो जाती है। या लगता था पहले की सरकार रिपीट होगी, लेकिन सरकार चली जाती थी। लेकिन 2027 तक समाजवादी पार्टी को टेम्पो मेंटेन करना बड़ा एक चैलेंज होगा। और भारतीय जनता पार्टी का चूंकि आमने सामने का चुनाव लड़ रही है और इसमें योगी कोई बड़ा लीडरशिप, दिल्ली की अगर हम बात करें तो कोई यहाँ चुनाव प्रचार करने नहीं आया था। पूरी कमान योगी आदित्यनाथ के हाथ में थी, उनके संगठन के लोग, सरकार संगठन और दोनों डिप्टी सीएम, वो जातीय नेता भेजे गए जिनसे लग रहा था भारतीय जनता पार्टी को तो ये जाएंगे तो अपने जाति के नेता को साधेंगे। छोटा सा उदाहरण हम कटेहरी को देते हैं। हम बेटकर नगर में यहाँ 2022 में ब्राह्मण कैंडिडेट चुनाव लड़े थे, लेकिन इस पर ब्राह्मण को हटा दिया गया। तो खासकर वहां दयालु मिश्रा प्रभारी मंत्री बनाया गया था और उनकी ड्यूटी थी, जो भी यहाँ ब्राह्मण मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट में, या कह सकते हैं कि विधायक या संगठन में वो कदा, तो उनको टारगेट दिया गया था कि आप केवल ब्राह्मण मतदाताओं के बीच जाएंगे या उन प्रभावशाली ब्राह्मण चेहरों के पास जाएंगे जिनका अपना समाज में वजूद है। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि जहां गुड़ बिरादरी के वोटर होते थे, बिल्कुल अलग अलग कास्ट वेस्ट भी ये चुनाव कई जगहों पर नजर आ रहा है। कुछ विधानसभा सीटें ऐसी हैं। एक बार फिर से संजय जी का रुख करेंगे। संजय जी, एक तरफ झारखंड को आप देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अलग अलग जगहों पर रैली आयोजित कराई जाती हैं। संथाल परगना का इलाके का जिक्र यहां पर प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। पीएम मोदी ने जिस तरीके से झारखंड में चुनावी कैंपेन किया, अगर ये नतीजे बीजेपी के फेवर में नहीं रहते हैं तो हेमंत सोरेन की ये निजी मेहनत है। हेमंत सोरेन जी की पार्टी 43 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो हेमंत सोरेन जी तो एक बड़े फैक्टर हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं
हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी एक स्टार प्रचारक के रूप में इस बार अपने को स्थापित की है जी। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक जमीनी पकड़ तो है इस सच्चाई को स्वीकार करना, लेकिन उनकी जो कमजोर कड़ी है वो कमजोर कड़ी है कांग्रेस। वो कांग्रेस भी 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, आरजेडी 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, बिल्कुल। सीपीआईएम के 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाया, 2-3 सीटों पर ये फ्रेंडली भी ये लड़ रहे हैं चुनाव। तो चुनाव में मुद्दे कौन कनेक्ट करते हैं ये इम्पोर्टेंट रखता है। ठीक है, वो 3-4 महीना पहले ये हेमंत सोरेन ने एक योजना लाई थी और वो मैया योजना, इस तरह से मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना लाए थे शिवराज सिंह और उसका उनको फायदा मिला था। मैया योजना इन्होंने लाई और मैया योजना आदिवासी महिलाओं को और खास करके झारखंड की महिलाओं को बहुत अपील किया। प्रधानमंत्री जी ने जो मुद्दे उठाए उन्होंने अपने तरीके से कहा कि पिछली बार चूंकि जो बिरसा मुंडा भगवान कहे जाते हैं आदिवासियों के, उलिहातू उनके गांव भी गए। उन्होंने कहा कि आपका इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, जिस संथाल की बात आपने कही, ये संथाल का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। और क्या झारखंड के लोगों को ये बात नहीं समझ में आ रही है कि डेमोग्राफी में लगातार जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो घटते जा रहा है जी। और किनका पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, इसको देखने की जरूरत है। हाँ। जब आपके पास माटी ही नहीं रहेगी और आपकी बेटियों को कौन ले जा रहा है, तो बड़ा एक सेंटिमेंटल मुद्दा उठाया उन्होंने और एक कनेक्ट किया कि देखिए आपके लिए हो क्या रहा है। झारखंड और महाराष्ट्र के मद्देनजर दोनों राज्यों में किस तरीके के नतीजे किस पार्टी की तरफ रुख करते हुए नजर आ रहे हैं, खासकर रुझान शुरुआत में नजर आएंगे और धीरे धीरे ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हुए नजर आएंगे। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के आज परिणाम है। तमाम अलग अलग संवाददाताओं की नजर भारत एक्सप्रेस के इन नतीजों पर है, रुझानों पर है, लेकिन हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ पैनल में है डॉक्टर संजय कुमार और इसी के साथ एक और बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आधे घंटे बाद वोटों की गिनती शुरू होगी। पहला रुझान आएगा आधे घंटे बाद, सुबह 8 बजे पहला रुझान आएगा। पोस्टल बैलेट के साथ गिनती शुरू होगी और पहला रुझान सबसे पहले भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचाएगा। पोस्टल बैलेट के बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी। काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। महाराष्ट्र झारखंड चुनाव के मद्देनजर आज बहुत बड़ा दिन है। आधे घंटे का इंतजार आप सभी को करना होगा और उसके बाद वोटों की गिनती शुरू होगी। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। पोस्टल बैलेट के बाद ईवीएम से काउंटिंग शुरू होगी और उसके बाद रुझान धीरे धीरे नतीजों में तब्दील शुरू होने लगेंगे। ये देखिए आप, कढ़ाई में जलेबी तैयार की जाने लगी है और जलेबी तमाम बीते चुनाव को अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा चर्चा में रही है, लेकिन इस बार जलेबी की मिठास कौन सी पार्टी के पास बहुत ज्यादा जाएगी, इसके लिए तो ये जलेबी बहुत ज्यादा चर्चा में है और जलेबी किस तरीके से किस पार्टी के फेवर में जाएगी ये भी बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अलग अलग तरीके से तमाम पार्टियों ने दावे और वादे जलेबी के साथ किए थे हरियाणा चुनाव के मद्देनजर। और एक बार फिर से डॉक्टर संजय का हम रुख करेंगे। संजय जी, लगातार अलग अलग पार्टियों ने तमाम दावे वादे किए, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा दावा और वादा झारखंड में बीजेपी बार बार इस बात का जिक्र कर रही थी कि बाहरियों को हटाना है। मतलब हर पार्टी के नेता जिस तरीके से मुद्दे उठाते रहे हैं, बीजेपी ने एक बहुत बड़ा मुद्दा घुसपैठियों का उठाया है। अगर यहां पर बीजेपी जिस तरीके से संथाल परगना में शायद बहुत बेहतर करती हुई नजर आई, तो क्या घुसपैठियों का मुद्दा जिसमें बीजेपी के हर नेता ने अपने मन से बात कही वो कारगर साबित होता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल, बीजेपी इस बार बहुत ही स्ट्रेटजिकली झारखंड में चुनाव लड़ी है और कोल्हान में जो 14 सीटें हैं उसमें तो पिछली बार बीजेपी को एक भी सीटें नहीं मिली। हालांकि संथाल की जो 18 सीटें हैं वहां 4 सीटें जीतने में बीजेपी कामयाब हो गई। 5 प्रमंडल में अगर आप बांट करके झारखंड को देखेंगे, संथाल कोल्हान, तो ये दोनों ट्राइबल पॉपुलेशन डोमिनेटेड बेल्ट है। वो उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू, इनको मिला करके 28 सीटें हैं
जो ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए ठीक है, तो आज रिजल्ट हमारे बाजू में आएगा, पूरा विश्वास है। देखो, ये मैं एक छोटा सामान्य कार्यकर्ता हूँ, ये विषय मेरा नहीं है, ये हमारे दिल्ली शिष्टमंडल नक्की करता है। महाराष्ट्र के हमारे जो नेता है माननीय एकनाथराव शिंदे जी, माननीय देवेंद्र जी, वो सब बैठ के तय करते हैं। लेकिन महायुति की सरकार बनने जा रही है, उतना मैं बता सकता हूँ। तो एक बार फिर से अपने खास मेहमान संजय जी का रुख करेंगे। संजय जी, अपनी बात पूरी करिएगा। तो पिछली बार जो 28 ट्राइबल सीटें जो वहां रिजर्व है, 81 विधानसभा की जो सीटें हैं 81 उसमें 28 ट्राइबल के लिए रिजर्व है और 9 शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। उसमें मात्र 2 सीटें ही वो बीजेपी जीत पाई थी पिछली बार। इस बार उन्होंने अच्छा कोशिश की है और इन्फिल्ट्रेशन का मुद्दा जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे, उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ वहां उठाया है, उसको कनेक्ट करने की कोशिश की है। अगर मैया योजना इन्होंने चलाई तो उन्होंने गोगो दीदी योजना की बात की कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम गोगो दीदी योजना के तहत हम 2100 रुपया देंगे, आप तो 1000 रुपया देते हैं। ये जो कहा जाता है कि चंपई सोरेन, जिनको हेमंत सोरेन ने कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया था, कोल्हार के टाइगर कहे जाते हैं, चंपई सोरेन इनके साथ हैं। जो शिबू सोरेन के बड़े बेटे जो दुर्गा सोरेन नहीं है, स्वर्गीय सोरेन की पत्नी सीता सोरेन को मजबूती के साथ इन्होंने इस बार कैंपेन में उतारा है। अर्जुन मुंडा है, बाबूलाल मरांडी को आप सुन रहे थे कि किस तरह से बाबूलाल मरांडी ने भी इस मुद्दे को उठाया और खास करके डेमोग्राफी को लेकर के जिस तरह से बीजेपी ने झकझोरा है कि आपकी संख्या 16% संथाल में इनकी गिरावट आई है। जो इनका पॉपुलेशन था, बिल्कुल, वो पॉपुलेशन में 16% की गिरावट आई है। तो इस तरह की बात की रोजगार के लिए आपको कैसे भटकना पड़ता है, कैसे आपकी डेमोग्राफिक चेंज हो रही है, कैसे आपकी बेटियों की से शादी कर ठीक है, कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं। एक बार फिर से हम आपके पास लौटेंगे, आपको सुनाते हैं राजनीतिक दलों की किस चीज की अपेक्षा। वही एक ही अपेक्षा, मेरे को कोई दूसरा चॉइस ही नहीं दिख रहा है, वही है देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र मैक्सिमम विधानसभा में। कहीं किंतु परंतु नहीं है, और सरकार भी बनेगी, भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगी, इंडिया गठबंधन का ही बनेगी। क्या कारण है कि आप इतने कॉन्फिडेंट हैं? विश्वास है। हम लोग चुनाव प्रचार के समय से ही संकेत मिल चुका है। हर गांव, हर टोला, हर शहर से भाजपा के पक्ष में वोट हुआ, भाजपा गठबंधन के पक्ष में वोट हुआ। इसीलिए आप लोगों ने बहुत मेहनत की। क्या मुद्दे हैं जिनको लेके आप इतने विश्वास में हैं कि आपकी पार्टी? देखिए, झारखंड में सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा उठा है संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ, वहाँ का आदिवासी के जनसंख्या घटना। जिस धरती में ब्रिटिश साम्राज्यवाद भी वहाँ पर झुकना पड़ा, संथाल परगना में वीर सिद्धू कान्हू, चांद भैरव फूलो जानो के नेतृत्व में संघर्ष हुआ, संथाल परगना बना, संथाल पर कास्करी अधिनियम बना। उस जगह में बांग्लादेशी घुसपैठ वहाँ का। तो अलग अलग तरीके से राजनीतिक दलों के अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रिया हम सुना रहे थे। संजय जी, एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल मेरे मन में इसलिए भी उठ रहा है कि महाराष्ट्र, जहां तक महायुति और महाविकास अघाड़ी का सवाल है, 2 से 3 सालों में महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स बहुत अलग तरीके से बदल गई है। नेताओं के नाम अब जुबान पर अगर रटने हो तो पार्टियां उनकी ध्यान में नहीं रहती कि कौन से पार्टी के नेता हैं। एक तरफ एकनाथ शिंदे, एक तरफ अजीत पवार का गुट, एक तरफ महायुति, मतलब पूरे तरीके से समीकरण बदल गया। लेकिन जिस तरीके के राजनीति शरद पवार ने की इस चुनाव में, जिस तरीके की कांग्रेस मैदान में उतरी और एक अलग तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की गई, वो क्या एमवीए के फेवर में हो सकता है?
नहीं, देखिए, राजनीति में सबको अधिकार है डेमोक्रेटिक सिस्टम में, और चूंकि इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो मल्टी पार्टी सिस्टम में, लेकिन अजीत पवार तो वही शरद पवार के भतीजे हैं। हाँ। और जिस तरह से उन्होंने अपनी राहें अलग कर ली, बिल्कुल, एकनाथ शिंदे उसी शिवसेना के एक महत्वपूर्ण, इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया कि ये नतीजे भी बहुत कुछ कहेंगे महाराष्ट्र की राजनीति के लिए, भविष्य की राजनीति के लिए। निश्चित रूप से, चूंकि इसका देखिए, अगर लोकसभा चुनाव जो कुछ दिन पहले हुआ, इसमें इसका लाभ मिला था महाविकास अघाड़ी को। जिस तरह से मराठा आरक्षण को लेकर के वहां पर जो मुद्दे थे, किसानों के अंदर में जो आक्रोश था, इसको लेकर के इनको घाटे उठाने पड़े थे, और लोकसभा की सीटें किस तरह से गया था महाविकास अघाड़ी की तरफ। लेकिन कुछ दिन के बाद ही समीकरण बदलते हुए दिखे, और जब समीकरण बदलते हुए दिखा तो आपस में कांग्रेस और शरद पवार के जो लोग थे वो टिकट में ही नहीं तय कर पा रहे थे कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेंगे। तय हो गया कि हाँ ठीक है, इतनी सीटों पर लड़ेंगे, तो कौन सीटों पर कौन लड़ेंगे ये नहीं तय हो पा रहा था। तो एक कोऑर्डिनेशन का अभाव वहां दिख रहा था, चाहे वो शरद पवार जी हो, चाहे वहां पर कांग्रेस हो, चाहे वहां पर उद्धव ठाकरे हो। अब उद्धव ठाकरे महत्वाकांक्षी हैं, वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री की घोषणा हमारे लिए कर दी जाए, जबकि इस तरह की कोई बात वो लोग अभी करने के लिए तैयार नहीं थे। महायुति उस तरह से चीजों को शुरू से ही अपने को एक कहते हैं ना कि एक सामंजस्य बैठा लिया पहले ही, और उन्होंने कहा कि आप इतनी सीटों पर लड़ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगा। बस सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के आसपास का वो इंतजार, जिसके बाद पहला रुझान होगा। केएम शर्मा, कृष्णमोहन का हम रुख करेंगे। कृष्णमोहन, बस 20 मिनट बाद क्या कह रहा है दिल और मन, वही सवाल मैं आपसे लूंगा। पोस्टल बैलेट का अगर पहला रुझान आता है, सरकारी कर्मचारी किस तरफ जाते हुए नजर आएंगे? क्योंकि जी कृष्णमोहन, बात दिल और मन का नहीं, जो चुनाव फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि किन किन फैक्टर्स पे चुनाव हुए थे। जी, महाराष्ट्र में चुनाव, इस बात को लेकर मैं आपसे सवाल लूंगा कि पहला रुझान आएगा पोस्टल बैलेट का, और इसमें सरकारी कर्मचारी वोट डालते हैं। अगर तस्वीर पोस्टल बैलेट की सामने आ गई तो ये तस्वीर सामने भी आने लगती है कि आखिरकार कर्मचारियों ने वोट किसे किया है। तो क्या लगता है आपको, पहला रुझान जो आएगा भारतीय जनता पार्टी के फेवर में या इंडिया गठबंधन के फेवर में? क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है सरकारी कर्मचारियों का वोट। देखिए, पोस्टल रुझान का कोई बहुत ज्यादा मतलब इसलिए नहीं होता क्योंकि उनकी संख्या बहुत मीगर होती है, 1% भी नहीं होता है। अब वो भारतीय जनता पार्टी के पास आए चाहे कांग्रेस के पास आए, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जो मैं कहना चाह रहा था कि चुनाव जो है वो फैक्टर से होता है, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, खास अभी कोई नाराजगी सरकार के प्रति नहीं है कि वो केंद्र सरकार के खिलाफ वोट डालेंगे। हाँ, किसी पर्टिकुलर सेट में ऐसा हो सकता है कि जो उनकी पसंद अघाड़ी हो या महायुति हो तो वो अपना अपना वोट डाल सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार के एम्प्लॉय के मन में फिलहाल ऐसी कोई नाराजगी या स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ ऐसी कोई नाराजगी नहीं है कि उनके एम्प्लॉय बाहर जाके वोट डालें। और अगर आप बाहर की वोट की बात करते हैं, जो आप पोस्टल जानना चाहते हैं, तो पोस्टल वोट बेसिकली उन पे होता है जो सेना के लोग हैं जो तैनात हैं, या बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं वो। तो मुझे लगता है कि सेना की अगर बात करें और उनके वोट की बात करें तो निश्चित तौर पे वो महायुति के फेवर में ही जाएगा, यानी बीजेपी के फेवर में जाएगा, क्योंकि सेना के लोग जो हैं, जो हमारी जवान है, हमारी जो सेना है, वो मोटे तौर पे बीजेपी को पहली पसंद के तौर पे मानती है, और उनके लिए पार्टी ने काफी कुछ किया भी है। मधुकर का रुख करेंगे। मधुकर, पोस्टल बैलेट का जिक्र यहां पर हो रहा है और सरकारी कर्मचारियों का जिक्र हो रहा है कि क्या जब पहला रुझान आएगा तो क्या होगा? ठीक है, अभिषेक आप कुछ कह रहे हैं, बताइए। देखिए, 8:30 बजे से एक्चुअल ईवीएम की गिनती शुरू होगी। अभी नांदेड़ लोकसभा उपचुनाव को लेकर के खबर आ रही है कि नांदेड़ उपचुनाव वहां 8:30 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। उसके पहले 8 बजे से, चूंकि सब जगह से शुरू हो रही है, लेकिन वहाँ 8:30 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। क्योंकि वहाँ पर कुछ टेक्निकल और तमाम सारी इश्यूज होने के कारण। लेकिन मैं इस समय वर्ली में हूँ, और वर्ली में आदित्य ठाकरे की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसलिए सबकी नज़र लगी हुई है। आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र की सियासत में एक उभरते हुए चेहरे के तौर पर हैं, और अगर मान लो कि शिवसेना
कि सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बनती है और किसी कंडीशन में कांग्रेस बड़ी पार्टी बनती है और महाविकास आघाड़ी सत्ता में आती है तो आदित्य ठाकरे की पोजीशन बड़ी होगी। उप मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें देखा जा रहा है और अगर शिवसेना बड़ी होती है और उद्धव अगर नहीं आगे आते हैं तो आदित्य सीएम बन सकते हैं। इस तरीके के तमाम सारे कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल तमाम कयास हैं, तमाम समीकरण हैं, लेकिन इन सब के बीच दोघांनी काम केलं तर पुढच्या 30 वर्षांचा विचार करण्याची गरज आहे। तर मतदारांमध्ये या सगळ्या विधानानंतर काय तुम्ही प्रतिक्रिया पाहिली होती? नाही, मतदार तुम्हाला पण माहिती आहे बारामतीचा मतदार बोलत नाही, ते शांत राहतो। सुप्रियाताईंच्या वेळेस पण तेच झालं, तो व्यक्त होत नाही, पण जे काही त्याला योग्य वाटतं ते तो करतो। जे काय मतदारांनी केले असेल ते योग्यच केलं असेल असं मला वाटतं। महाविकास आघाडीच्या दृष्टीने काय निकाल अपेक्षित असेल? काल तुमची झूम मीटिंग सुद्धा झाली उमेदवारांची पवार साहेबांबरोबर। मी सदस्य सुद्धा नाही महाविकास आघाडीचा, मी एका उभ्या राहिलेल्या उमेदवाराचा वडील आहे, त्याच्यामुळे मी काही त्याच्यावर भाष्य करणं उचित ठरत नाही। तो तमाम सियासतदानों की प्रतिक्रिया। संजय निरुपम मीडिया के सामने क्या कुछ कह रहे हैं आपको ये भी सुना रहे हैं। तो संजय निरुपम को आप देख पा रहे हैं, मीडिया से बातचीत उन्होंने नहीं की। तमाम तरीके के सवाल संजय निरुपम से मीडिया कर्मी करते हुए नजर आए, लेकिन संजय निरुपम ने इनकार कर दिया। और ये तस्वीरें आप देखिए, मतगणना स्थल की तस्वीरें हम आपको लगातार पहुंचा रहे हैं। थोड़ी देर बाद पहला रुझान आएगा, करीब 15 मिनट का इंतजार और उसके बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी और उसके बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी। नतीजों से पहले कांग्रेस हाईकमान का बड़ा फैसला, महाराष्ट्र और झारखंड के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए गए हैं। अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, जी परमेश्वर महाराष्ट्र के पर्यवेक्षक, तारिक अनवर, मल्लू भट्टी झारखंड के पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए। नतीजों से पहले कांग्रेस हाईकमान का ये बड़ा फैसला, महाराष्ट्र और झारखंड के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए गए हैं। अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, जी परमेश्वर महाराष्ट्र के पर्यवेक्षक, तारिक अनवर, मल्लू भट्टी झारखंड के पर्यवेक्षक नियुक्त हैं। तो झारखंड में किसके सिर सजेगा ताज और महाराष्ट्र में किसकी बनेगी सरकार, इन दोनों सवालों के लिए बस 15 मिनट का इंतजार और उसके बाद रुझानों की तस्वीर साफ होने लगेगी। एक बार फिर से अपने तमाम सहयोगियों के पास चलेंगे। अभिषेक, मतगणना स्थल पर आपकी मौजूदगी है और वर्ली में आपकी मौजूदगी है। आदित्य ठाकरे का आप जिक्र कर रहे थे, बहुत मेहनत की है इस चुनाव में आदित्य ठाकरे ने, और लोकसभा चुनाव में भी आदित्य ने जिस तरीके की मेहनत की उसका असर देखा शिवसेना की। उद्धव गुट ने किस तरीके से 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी, और ऐसे समय में जब पार्टी का कोई स्थायित्व नहीं था, पार्टी बहुत पीछे चली गई थी। आदित्य ठाकरे की मेहनत अगर होगी उनके फेवर में, अगर नतीजे जाएंगे। बिल्कुल सूर्या, आपने सही कहा कि लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, आदित्य ठाकरे ने जी तोड़कर मेहनत की। उसकी वजह साफ थी, क्योंकि 2.5 साल पहले जो कुछ हुआ, उनकी पार्टी चली गई, उनका चुनाव चिन्ह चला गया, उनके विधायक चले गए, उनके नेता चले गए। पार्टी में सिर बचा तो सरनेम बचा था ठाकरे, और उसके साथ साथ जो उनके लॉयल कार्यकर्ता थे वो बचे थे। आदित्य ठाकरे ने इन 2 सालों में पूरे महाराष्ट्र भर भ्रमण किया, सब जगहों पर जाकर के वो किया, जिसका परिणाम लोकसभा चुनाव में सबने देखा कि पार्टी फिर से एक सिरे से खड़ी होनी शुरू हो गई। ये लड़ाई वर्चस्व की लड़ाई है, ये लड़ाई अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि आदित्य को पता है कि अगर इस लड़ाई में वो नहीं जीते तो कहीं न कहीं ये मान लिया जाएगा महाराष्ट्र भर में कि जो ठाकरे ने पार्टी खड़ी की थी उसको उद्धव ठाकरे संभाल नहीं पाए, और वो पार्टी पूरी तरीके से एकनाथ शिंदे के पास चली गई। रही वर्ली की बात, तो वर्ली में जिस तरीके से आदित्य को चुनौती देने के लिए एकनाथ शिंदे ग्रुप की तरफ से मिलिंद देवरा को सामने लाया गया, मिलिंद ने चुनाव तो लड़ा, लेकिन जिस तरीके से आदित्य को चुनौती दे सकते थे वैसा दिखे नहीं। उसकी वजह क्या थी कि साफ ये वजह है कि ये मराठी बाहुल्य कॉन्स्टिट्यूंसी है, और एक मारवाड़ी गुजराती आदमी को अगर ले आके खड़ा किया, हालांकि वो कई बार यहाँ से चुनाव लोकसभा का लड़ चुके हैं, एक बार चुनाव जीत चुके हैं और 1-2 बार चुनाव हार चुके हैं, लेकिन यहाँ पर चुनाव न लड़ पाने की वजह और यहाँ पर हमेशा से
मिलिंद देवरा ट्रेल में रहे, यानी पीछे रहे लोकसभा चुनाव के दौरान विधानसभा वाइज वो पीछे रहे थे। इस बार मिलिंद देवरा यहाँ पर जी तोड़ कर मेहनत कर रहे थे कि आदित्य के जीत को रोका जाए। अब कुछ देर में ये फैसला हो जाएगा कि मिलिंद देवरा की ये जो मेहनत थी वो कामयाब होती है या आदित्य ठाकरे यहाँ से चुनाव जीत कर जाते हैं। हालांकि इसमें एमएनएस भी एक तीसरा बड़ा फैक्टर था इस बार के चुनाव में। संदीप देशपांडे जो एमएनएस के महासचिव हैं और प्रवक्ता भी हैं, वो एक जाना माना चेहरा इस पूरी मुंबई शहर के लिए थे, उनको यहाँ से एमएनएस ने मैदान में उतारा था। संदीप देशपांडे अगर काफ़ी हद तक आदित्य को रोक पाते हैं तो उसका फायदा सीधे शिंदे बीजेपी को होगा और आदित्य के जीत में रोड़ा साबित हो सकते हैं, लेकिन ऐसा फिलहाल ग्राउंड पर थोड़ा बहुत दिखाई नहीं पड़ा। इसलिए आदित्य ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से ज़्यादा मेहनत मुंबई के सभी 36 कॉन्स्टिट्यूंसी में किया। आदित्य को उम्मीद है कि 36 में से ज़्यादा स्ट्राइक रेट अगर शिवसेना यूबीटी का आता है तो उसका असर महाविकास अघाड़ी में शिवसेना यूबीटी की पोजीशन पर पड़ता है। क्योंकि आपने जैसा बताया कि कांग्रेस को डर गोवा जैसा था, गोवा में जिस तरीके से कांग्रेस की ज़्यादा विधायक होते हुए भी कांग्रेस डिसीजन लेने में, वहाँ ऑब्जर्वर पहुँचने में, मीटिंग करने में देर हुई और बीजेपी ने बाजी मार ली और मनोहर पर्रिकर वहाँ पर सीएम बन गए थे, वैसा कुछ ना हो इसीलिए कल कांग्रेस ने 3 बड़े नेता, अनुभवी नेताओं की टीम बनाई। जी परमेश्वरा साउथ से आते हैं, एक बेहद ही अनुभवी नेता के तौर पर हैं। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा, एक बार फिर से संजय जी का रुख करूंगा। संजय जी, आदित्य ठाकरे को लेकर हमारे संवाददाता भी चर्चा कर रहे हैं, वर्ली से उम्मीदवार हैं, लेकिन आदित्य ने जिस तरीके की मेहनत की है, बहुत एक अलग फॉर्मेट में जाकर मेहनत की है। कोंकण के इलाके की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर शिंदे के इलाके में जाते हैं और ऐसे मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, तमाम तरीके की योजनाओं का जिक्र किया है और उन्होंने किस तरीके से, उनके परिवार ने किस तरीके की मुंबई और महाराष्ट्र वासियों की सेवा की है, इस बात का जिक्र आदित्य ठाकरे ने किया है। ये क्या कह रहा है? देखिए, मेहनत भी उन्होंने की है और बाला साहेब ठाकरे के साथ भावनात्मक जो रिश्ता रहा है वहां के लोगों का, उसको भी उन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश की है। तो स्वाभाविक है कि चूंकि आदित्य ठाकरे ने अपने अंदाज में, अपने तरीके से लोगों को बताया कि क्या योगदान रहा है और एक नाथ शिंदे जी के बारे में बताया कि ये तो उन्हीं के ये थे, उपज थे, लेकिन इन्होंने बाद में जैसे ही इनको मौका मिला, इन्होंने एक तरह से अपने को सत्ता के कुर्सी पाने के लिए अपने को किनारा कर लिया। शायद ये बातें लोकसभा में भी कनेक्ट की थी लोगों को, बिल्कुल, और इस वजह से वो बहुत अच्छा परफॉर्म महायुति नहीं कर पाई थी, महाविकास अघाड़ी परफॉर्म कर ली थी। इस बार भी आदित्य ठाकरे ने कमान अपने जिम्मे संभाला है एक युवा चेहरा के तौर पर, और बाला साहेब के जो सपने हैं, बाला साहेब के जो नीतियां थी, बाला साहेब जो महाराष्ट्र के लिए, जो मराठा मानुष के लिए जो उन्होंने कोशिश की थी, इसको इन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश की है और इनकी सभाओं में लोग सुनते भी थे, इनसे बात भी करते थे। इसके साथ साथ इन्होंने कई यात्राएं की, जहां पर जाकर के लोगों के साथ बैठ करके बातें की, कई सभाओं को संबोधित किया चुनाव के पहले भी, और उन्होंने बताया कि किस तरह से पार्टी को तोड़ कर करके और हमें किनारे करने के लिए इस तरह के प्रयोग किए गए हैं। हम समझते हैं कि आदित्य ठाकरे ने एक अपना प्रभाव छोड़ा है। चुनाव में इनको कितना फायदा इसका मिलता है वो तो कुछ देर के बाद काउंटिंग शुरू होगी, रुझानों से चीजें स्पष्ट। ठीक है, आदित्य ठाकरे ने कहीं ना कहीं अपनी अलग तरीके से पॉलिटिक्स उन्होंने जिस तरीके से की है और बीते 2 सालों में जिस तरीके की मेहनत आदित्य ने की है, उसका प्रभाव तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति पड़ा। एक बार फिर से अभिषेक का रुख करेंगे। अभिषेक, सबसे पहले मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, एकनाथ शिंदे के इलाके में शिवसेना उद्धव गुट की मेहनत, एमबीए का परफॉर्मेंस किस तरीके का रह सकता है, और अगर बेहतर नहीं हुआ तो ये मानकर चलें कि एकनाथ शिंदे ने सभी को मना लिया? देखिए, एकनाथ शिंदे ने भी काफ़ी मेहनत की है, 75 रैलियां की हैं पूरे चुनाव, जिस दिन चुनाव डिक्लेयर हुआ उसके बाद से 75 रैलियां की हैं। एक नेता के लिए 75 रैलियां करना ये कोई खाने का काम नहीं है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है कि शिवसेना एकनाथ शिंदे ग्रुप में कुल मिला के 0 से लेकर यानी ए से जेड तक अगर नेता के तौर पर देखें तो सिर्फ एकनाथ शिंदे ही थे, इसके अलावा उनके पास कोई नेता नहीं है।
अगर एकनाथ शिंदे सब जगह पहुंचते हैं तो ही माना जाएगा, और वो एकनाथ शिंदे ने करके दिखाया इतने कम समय में। जहां बीजेपी ने एक पूरी फोर्स डिप्लॉय की थी, कांग्रेस ने पूरी फोर्स डिप्लॉय कर दी। उद्धव ठाकरे के पास कम से कम 2 चेहरे तो थे ही, आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे, लेकिन एकनाथ शिंदे के पास जो पूरे महाराष्ट्र में एक्सेप्टेंस फेज था वो सिर्फ और सिर्फ एकनाथ शिंदे थे। उनके बेटे हालांकि लगातार मेहनत करते रहे, लेकिन एमएमआर रीजन के बाहर उनकी कोई अप्रोच नहीं है, उनका कोई वजूद नहीं है। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे ने 75 रैलियां करके ये साबित कर दिया कि एक मुख्यमंत्री किस तरीके से जी जान से अपनी मेहनत करके पार्टी खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। एकनाथ शिंदे के लिए भी अस्तित्व की लड़ाई है सूर्या, क्योंकि उन्हें पता है कि इस बार अगर वो चुनाव में पीछे गए तो ये सीधा मतलब ये है कि पार्टी उन्होंने हाईजैक की, पार्टी को संभाल नहीं पाए, संगठन को संभाल नहीं पाए। ठीक है। और सिर्फ जैसा आरोप एमवीए यानी महाविकास बतौर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बहुत मेहनत की है।